रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में हमारे पास डिफरेंट काइंड्स की प्रॉपर्टीज़ आती हैं जिनमें इंटरफेरेंस, कोहेरेंस, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और इसके अलावा हमारे पास इल्यूमिनेशन और डिस्पर्जन वगैरह डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की, जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसे बोलते हैं? जब हमारे पास दो जो रेज़ होती हैं लाइट की या दो वेव्स होती हैं लाइट की, वो जब एक डायरेक्शन में जा रही होती हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होता है और वो क्या करती हैं, एक पॉइंट पे आके सुपर इम्पोज्ड हो जाती हैं। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मीन टू से कि आपके पास दो वेव्स ऑफ लाइट हैं जो कि किसी मीडियम में जा रही हैं और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और उनका एम्पलीट्यूड जो है वो भी सेम है। एम्पलीट्यूड बोलते हैं मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जितनी वेव ने जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है उसको बोलते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर एक वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को जितना इसने ट्रेवल किया होता है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो कह रहे हैं कि दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो भी सेम होना चाहिए लाइक दिस। इसका ऊपर वाली का और नीचे वाली का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए और वो दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में ऐसे जा रही हूँ लाइक दिस, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों। तो डायरेक्शन भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो वहाँ पर जाकर सुपर इम्पोज हो जाएंगे लाइक दिस, ओके। और फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो दोनों वेव्स की उसके साथ सुपर इम्पोजिशन के साथ जो है एक रिजल्टेंट वेव बन जाती है, तो वो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड के सम से मिलकर बनता है, ठीक हो गया। और इसमें एक और पॉइंट था यहाँ पर कि दोनों वेव्स जो हैं साइमल्टेनियसली जा रही हूँ, मतलब एक साथ जा रही हूँ, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इस बात को बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक अपर वेव है, एक लोअर वेव है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, और इनका एम्पलीट्यूड भी देखें तो सेम है। एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज्ड होके ऐसे रिजल्टेंट वेव दे देंगी और ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होगी। कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी? तो द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक दैट इज़ ऑफ सिंगल वेवलेंथ। कह रहे हैं कि जो दो वेव्स हैं वो आपस में क्या हो, मोनोक्रोमेटिक हो, उनकी जो वेवलेंथ है वो सेम हो। द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक दैट इज़ ऑफ सिंगल वेवलेंथ। मीन टू से दोनों वेव्स ब्लू कलर की हों या दोनों वेव्स रेड कलर की हों, ताकि उनका जो वेवलेंथ है वो भी सेम हो। तो पहली कंडीशन जो इंटरफेरेंस के लिए है वो ये है कि जो रेज़ हैं वो मोनोक्रोमेटिक हों, ठीक हो गया। रेज क्या हो हमारे पास, मोनोक्रोमेटिक हो। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जो दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं शुड एमिट कंटिन्यूस वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ एंड सेम टाइम पीरियड। एक सोर्स ऑफ लाइट, दो सोर्सेज ऑफ लाइट होंगे, यानी कि एक यहाँ से देखें ये लैंप लगा हुआ है या फिर लाइट सोर्स है, ये दूसरा जो है ये भी लाइट सोर्स है, इससे जो वेव निकल के आएगी वो सेम डायरेक्शन में एक तो हो, दूसरा इसका जो वेवलेंथ है वो सेम हो, और तीसरी जो बात की गई है वो सेम टाइम पीरियड से निकल रही हो, मतलब दोनों का टाइम पीरियड भी सेम हो। जिस टाइम ये निकल रही हो सोर्स ऑफ लाइट से, तो उस टाइम ये भी उसी सोर्स ऑफ लाइट से निकल रही हो वेव। दैट इज़ द सोर्सेज शुड हैव फेज कोहेरेंस। फेज कोहेरेंस का क्या मतलब होता है कि दो वेव्स हों जिनका हमारे पास वेवलेंथ भी सेम हो और वो सेम टाइम पीरियड से जा रही हों सोर्स ऑफ लाइट से, तो उसको कहते हैं फेज कोहेरेंस। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो सोर्सेज हैं वो क्लोज टुगेदर हों। मीन टू से ये जो लाइट सोर्सेज हैं ये आपस में नज़दीक नज़दीक हों। ऐसे ना हो कि एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर पड़ा हुआ हो, नहीं, एक अगर ये वाला है तो दूसरा इसके नज़दीक हो। तो ये कंडीशन हो गई है एक। तीसरी कंडीशन, फोर्थ वाली कंडीशन जो है वो ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ सुपर
पोजीशन शुड बी एप्लीकेबल। और फिर एक पॉइंट ऐसा आए कि ये जो दोनों वेव्स हैं ऐसे जा रही थी जो साथ साथ, तो एक पॉइंट ऐसा आए कि वे दोनों ऐसे सुपर इम्पोज्ड हो जाएं आपस में। फिफ्थ पॉइंट ये है कि द वेव्स इमिटेड बाय टू सोर्सेज शुड ईदर हैव ज़ीरो फेज डिफरेंस और नो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस उनके दरमियान में नहीं होना चाहिए, फेज कोहेरेंस तो हो लेकिन फेज डिफरेंस या तो बिल्कुल ज़ीरो हो या फिर बिल्कुल फेज डिफरेंस ना हो, दोनों बातें एक ही जैसी हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मीन टू से फेज डिफरेंस ना होने का ये मतलब है कि वेवलेंथ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, टाइम पीरियड में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनको फेज कोहेरेंस होना चाहिए। तो ये डिफरेंट काइंड्स की हमने कंडीशंस पढ़ी। एक तो ये कि वेवलेंथ सेम हो, दूसरा ये कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब यही होता है कि सिंगल वेवलेंथ, टाइम पीरियड सेम हो, और उसके बाद फेज कोहेरेंस हो कि सेम वेवलेंथ हो और सेम टाइम पीरियड से आ रही हो, दोनों जो सोर्सेज है वो क्लोज इनफ टुगेदर हों, और इसके अलावा जो है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल हो, और जो दो सोर्सेज हैं उनमें जो फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो हो या फिर बिल्कुल हो ही ना, तो ये दो एक ही जैसी बातें हो गई। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डायग्राम बताया हुआ है जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट काज्ड बाय पैसेज थ्रू टू पिन होल्स, दो पिन होल्स हैं, उससे लाइट गुजर के जा रही है और क्या हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है, तो इसमें कुछ ख़ास नहीं है। नेक्स्ट, कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा ना कि जो हमारे पास था क्या होना चाहिए, यहाँ पर बोल रहे थे कि जो दो सोर्सेज हैं वो क्या हों, उनमें फेस कोहेरेंस होनी चाहिए, तो फेस कोहेरेंस तो कोहेरेंट सोर्सेज से आएगी, तो वो कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है कि दीज सोर्सेज ऑफ लाइट विच इमिट लाइट वेव्स कंटिन्यूसली ऑफ सेम वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड एंड हैव जीरो फेज डिफरेंस और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस आर कोहेरेंट सोर्सेज। कहते हैं ऐसे सोर्सेज जो लाइट को इमिट कर रहे हैं और ऐसी लाइट को इमिट कर रहे हैं कि जो दोनों लाइट वेव्स हैं वो एक ही जैसी, एक ही वेवलेंथ की, एक ही एम्पलीट्यूड की, एक ही फ्रीक्वेंसी की और सेम टाइम पीरियड से ट्रेवल करके जा रही है, उनके दरमियान में फेज डिफरेंस भी ज़ीरो है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस जो है हमारे पास टू टाइप्स की इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, जब दो लाइट वेव्स जो हैं वो सुपर इम्पोज करती हैं एक दूसरे के साथ इस तरीके से कि दोनों का जो क्रस्ट है, जो एक वेव का क्रस्ट है वो दूसरी वेव के क्रस्ट पे फॉल कर जाए, तो हमारे पास क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। एंड ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ द सेकंड वेव, देन द रिजल्टेंट वेव हैज़ लार्जर एम्पलीट्यूड एंड इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ईजी है, बहुत इजी है कि दो वेव्स हैं उनकी क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर अगर पड़ रही है और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और इनका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा क्योंकि वो तो उन दोनों के सम से बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम होगा तो ईज़िली समझ आ जाएगी। डायग्राम फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं। फिर इफ़ेक्ट्स हमारे क्या हैं, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू वेव्स ऑफ लाइट रीइंफोर्स ईच अदर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो जो वेव्स ऑफ लाइट होती हैं वो रीइंफोर्स हो जाती है, मीन टू से कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अ ब्राइट फ्रिंज इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज बनती है, ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। आई डोंट नो कि ये एग्ज़ाम में कभी आया या नहीं, लेकिन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि जो दो लाइट वेव्स हैं वो सुपर इम्पोज तो होंगी एक दूसरे के साथ, लेकिन कैसे कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर और दूसरे का ट्रफ जो है ना पहली वाले के क्रस्ट के ऊपर आ जाएगा, तो जो एम्पलीट्यूड बनेगा रिजल्टेंट वेव का वो तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी, और इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास जो दो वेव्स थी उनका क्रस्ट ट्रफ के ऊपर ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। अब जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा।
इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव्स एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं और डार्क फ्रिंज बन जाती है। डार्क फ्रिंज डिस्ट्रक्टिव में बनती है। मे बी शायद ये MCQs में आ जाए। सो इसको याद कर लें कि डिस्ट्रक्टिव में डार्क और कंस्ट्रक्टिव में जो है वो ब्राइट। ये तो भूलेगा भी नहीं किसी को, D फॉर डिस्ट्रक्टिव एंड D फॉर डार्क। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखिए बताई गई है कि लाइट ट्रेवल इन अ वेव के फॉर्म में जा रही है, इंटरफेरेंस हो रही है। वो किस तरह से हो रही है कि यहाँ पर बता दिया गया है कि वो पूरा प्रोसेस जो है ना यहाँ पर बताया नहीं है, लेकिन बस एक वेव ये होगी, दूसरी वेव भी ऐसे ही होगी। एक टाइम ऐसे आएगा कि ये दोनों मिल जाएंगी क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव बन जाएगी। यहाँ पर देखें ये सही से एग्जांपल दी गई है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इसमें ये होता है कि पहले नंबर 1 पे ये वाली इमेज है, नंबर 2 पे ये वाली, ये दो वेव्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है और जा रही हैं एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो ये क्रस्ट है ये इसके क्रस्ट के साथ मिल जाएगा और ये जो इसका ट्रफ है ये इसके ट्रफ के साथ मिल जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आके इस तरह से बन जाएंगी और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है ना इन दोनों की इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा एम्पलीट्यूड्स के। क्रस्ट और ट्रफ का तो आप लोगों को पता ही होगा। क्रस्ट जो ये हमारे पास मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ऊपर वाला क्रस्ट और नीचे वाला ट्रफ होता है। फिर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की दोबारा से एग्जांपल दिया कि इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और फिर इस तरह से पॉइंट शो हो रहे हैं, आगे की तरफ जा रही है वेव ट्रेवल करते हुए और देखें एक पॉइंट ऐसा आया कि ये फुल एक वेव बन गई। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से फिनोमेना था। नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखें। अब देखना, अब कोई वेव बनेगी ही नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। ये देखें, ये कोई वेव नहीं बनी, एम्पलीट्यूड 0 नज़र आ रहा है। ये देखें, ये यहाँ पर कोई वेव बनी ही नहीं क्योंकि ये जो थी दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ गए थे कि क्रस्ट ट्रफ के ऊपर और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आ गया था, जिन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करके ऐसी वेव दे दी कि जिसका एम्पलीट्यूड ही नहीं है। इस डायग्राम में क्या है, प्रोपगेशन डायरेक्शन बता दी गई है, एम्पलीट्यूड बता दिया गया है और वाइब्रेशन डायरेक्शन बता दी गई है। तो जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का वो किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1 और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2 को जब हम लोग डिफरेंस लेंगे तो उसके बराबर होगा डिस्ट्रक्टिव में, और कंस्ट्रक्टिव में दोनों का जब सम लेते हैं तो उसके बराबर होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। कोहेरेंस क्या होती है, अ फिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन द फेज ऑफ अ वेव इन अ बीम ऑफ रेडिएशन ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। जो फेज होता है वेव का, ठीक है, mean to say a fixed relationship between the phase of a wave in a beam of a radiation of a single frequency। एक एक वेव है बीम की, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल है और उसमें जो फेज़ है उसके साथ उसका फिक्स्ड रिलेशनशिप होता है। ठीक हो गया। कोहेरेंट लाइट कंसिस्ट ऑफ 1 फ्रीक्वेंसी एंड 1 वेवलेंथ। जो कोहेरेंट लाइट होती है उसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी होती है और एक ही वेवलेंथ होती है। इनकोहेरेंट लाइट हैज़ डिफरेंट लाइट फ्रीक्वेंसीज एंड हैज़ अ रैंडमली चेंजेबल फ्रीक्वेंसी। तो कोहेरेंस में हमारे पास जो कोहेरेंट होंगे तो उनमें सेम होगी सारी चीज़ें, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, और इनकोहेरेंट में जो है वो चेंजेबल होंगी। एग्जाम्पल क्या है कोहेरेंट लाइट की, लेज़र लाइट इज़ कोहेरेंट। अ बीम ऑफ लेज़र लाइट विल नॉट स्प्रेड एंड डिफ्यूज़, क्योंकि ये कोहेरेंट होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह जो है वो सेम होती है, तो ये स्प्रेड नहीं होती, डिफ्यूज़ नहीं होती, बल्कि एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं। और ये वेव्स जो हैं आइडेंटिकल होती हैं, इन फेज़ होती हैं। इन फेज़ का तो मैंने बता दिया ना कि सेम टाइम पीरियड में जा रहे हो, सेम वेवलेंथ से जा रहे हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, तो इसको इन फेस कहते हैं। विच प्रोड्यूसेस अ बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट। तो लेज़र लाइट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोहेरेंट लाइट।
टाइप्स ऑफ कोहेरेंस कितनी हैं? 2 टाइप्स हैं कोहेरेंस की, एक स्पाशियल और एक टेम्पोरल। स्पाशियल को ट्रांसवर्स कोहेरेंस भी बोलते हैं और टेम्पोरल को लॉन्गिट्यूडनल स्पेक्ट्रल कोहेरेंस भी बोलते हैं। जो स्पाशियल ट्रांसवर्स कोहेरेंस है उसमें ये होता है कि टेल अस हाउ यूनिफॉर्म द फेज ऑफ द वेव फ्रंट इज़, कि वेव फ्रंट जो है उसमें उसका जो फेज़ है क्या वो यूनिफॉर्म है या नहीं है। ये कौन बताता है? ये स्पाशियल कोहेरेंस बताती है। और टेम्पोरल कोहेरेंस बताती है कि हमारे पास मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स है वो कितना मोनोक्रोमेटिक है। तो ये 2 किस्म की कोहेरेंस होती है, जिसमें स्पाशियल जो है वो यूनिफॉर्म फेज़ के बारे में बताती है कि कितनी यूनिफॉर्मिटी है, और टेम्पोरल फेज़ जो है वो बताता है कि मोनोक्रोमेटिक जो है सोर्स उसमें उसकी मोनोक्रोमेसी की मेजरमेंट कितनी है। ठीक हो गया, ये 2 चीज़ें बताती हैं। Is sunlight coherent light? The sunlight and the light of a light bulb are not coherent but incoherent. This means that it covers a wide range of electromagnetic waves. In contrast, coherent light only consists of a very specific wavelength. कह रहे हैं कोहेरेंट लाइट में सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट होती है, जबकि सन में और जो बल्ब है लाइट बल्ब उनमें कोहेरेंसी नहीं होती, वो इनकोहेरेंट होते हैं क्योंकि उनमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल जो कलर्स हैं वो मौजूद होते हैं। लाइक सन में देखें तो डिफरेंट कलर्स हमारे पास आ रहे होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। मेरे ख़्याल से ये सारे जो स्पेक्ट्रल कलर्स होते हैं, विबग्योर जिसको कहते हैं, उनमें हमारे पास वेवलेंथ डिफरेंट होती है। इसके अलावा सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन वगैरह होती हैं तो उनकी वेवलेंथ वगैरह भी डिफरेंट होती है, इसलिए ये इनकोहेरेंट होता है। यहाँ पर हमारे पास इंटर कोहेरेंट और स्पाशियल कोहेरेंट और कोहेरेंट के बारे में बता रहे हैं। स्पाशियल कोहेरेंट हमने पढ़ा तो यूनिफॉर्मिटी के बारे में बताता है। ठीक है, ये यहाँ से कहते हैं कि इस तरह से पिन होल अपर्चर से लाइट गुजर के जाती है और फिर वेवलेंथ फ़िल्टर के ज़रिए फ़िल्टर हो कि एक ही सिंगल वेवलेंथ पे आ जाती है। सनलाइट में हमारे पास हमने पढ़ा कि मैनी डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो इसलिए ये इनकोहेरेंट है। और सेकंड वाली फिगर में हमारे पास 1 कलर एलईडी में होता है, मोनोक्रोमेटिक है एंड लेकिन ये इन फेज़ नहीं होती। देख रहे हैं, इन फेज़ नहीं है, कोई ऊपर जा रही है कोई नीचे जा रही है, इन फेज़ नहीं है ना, क्योंकि इनकी वेवलेंथ सेम नहीं है। 1 कलर तो है, मोनोक्रोमेटिक है, वेवलेंथ सेम हो गई, लेकिन जो इनका इन फेज़ है वो सही नहीं है, कोई पहले आ रही है कोई बाद में आ रही है, कोई ऊपर जा रही है कोई नीचे जा रही है, ये नॉन कोहेरेंट है। जबकि लेज़र में 1 कलर भी होता है और ये इन फेज़ भी होती है, तो ये मोनोक्रोमेटिक भी हैं और कोहेरेंट भी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसको बोलते हैं? कि द रिस्ट्रिक्टेड वाइब्रेशन ऑफ लाइट रेज इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। कि लाइट की जो रेज हैं उनकी वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए एक ही डायरेक्शन में, कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है ना वो क्या करे, वाइब्रेट करे, तो इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। मीन टू से एक लाइट इस तरह से आ रही है, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन परपेंडिकुलरी हो, एक ही तरह से हो, तो फिर बस वो परपेंडिकुलरी अगर कर रहा है वाइब्रेट तो वो पोलराइज्ड है। लेकिन अगर वो कभी ट्रांसवर्स, कभी लॉन्गिट्यूडनल, कभी पैरेलल, कभी परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेगा तो वो हमारे पास पोलराइज्ड नहीं होगा। तो पोलराइजेशन का ये मतलब होता है कि लाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देना कि वो एक ही डायरेक्शन में अपनी जो वाइब्रेशन है वो शो करे। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो बीम ऑफ लाइट होती है एक इंडिविजुअल वेव में, वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं। कहते हैं लाइट की जो बीम है एक इंडिविजुअल वेव की, उसमें जो मोशंस होती हैं पार्टिकल्स की वो क्या होती हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, मतलब पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर देखिए अनपोलराइज लाइट थी जो कि वाइब्रेट कर रही थी डिफरेंट डायरेक्शंस में। फिर हमारे पास पोलराइज़र यूज़ किया और उस लाइट को पोलराइज्ड कर दिया गया।
यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले ये यहाँ पर वाइब्रेट कर रही थी, नीचे भी कर रही थी, ऊपर भी कर रही थी, हर डायरेक्शन में कर रही थी वाइब्रेट। पोलराइज़र से निकलने के बाद ये पोलराइज्ड हो गई और इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है वाइब्रेशन इसने स्टार्ट कर दी। फिर इसको और पोलराइजर नंबर 2 से करके और भी ज़्यादा इसकी जो वो है वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये पोलराइजेशन जो है वो पोलारॉइड्स पोलराइजर्स के ज़रिए से अचीव की जाती है। यहाँ पर देखिए नॉन पोलराइज्ड लाइट वेव थी, पोलारॉइड रखा जो कि पोलराइज़र है, ठीक है, वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करवा देगा इन बीम ऑफ लाइट को कि उसके पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करना जो है वो स्टार्ट कर दें। Polarized light is produced from ordinary light by encountering with a polarizing substance. Polarizing substance, for example, calcite crystals, only transmit light rays which are vibrating in a particular plane. Thus, only a proportion of incident light is transmitted onwards and emerging light is polarized. वही बात जो पीछे कर दी गई कि ऑर्डिनरी लाइट ये होती है, जैसे बल्ब से आ रही है, सन से आ रही है, किसी भी चीज़ से आ रही है, वो ऑर्डिनरी लाइट ही है जो कि हमारे पास इनकोहेरेंट है, उसको पोलराइज्ड करते हैं तो पोलारॉइड पोलराइज़र वगैरह यूज़ करते हैं जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल, तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप एक ही डायरेक्शन में जो है ना लाइट वो अब क्या करे, वाइब्रेट करे। नेक्स्ट हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गई है। ये वो फिनोमेना होता है जिस पे हमारे पास एजेस से या स्मॉल होल से जब लाइट पास होके जाती है तो वो बैंड हो जाती है, ठीक हो गया। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ओपनिंग और एन ऑब्स्टेकल प्लेस्ड इन इट्स पाथ इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। छोटा सा कोई होल हो या कोई एज हो या इस तरह का कोई ऑब्स्टेकल हो जिससे लाइट जब पड़े तो वो बैंड हो जाए तो उसको कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये छोटी सी ओपनिंग है जहाँ से लाइट आ रही है और जब इससे गुज़र के जाएगी तो ये बैंड हो जाएगी इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर फिर से वही डायफ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं कि दीज वेव्स आर मूविंग टूवर्ड अ सिंगल स्लिट इन अ बैरियर। ये एक बैरियर है, ठीक है, ये एक बैरियर है और इसमें सिर्फ कहते हैं सिंगल जो वो है ना स्लिट है और इससे जब लाइट पास होके जाएगी तो इस तरह से हो जाएगी। द स्लिट काजेज द वेव्स टू अंडरगो डायफ्रैक्शन। अब यहाँ पर वेरियस नंबर ऑफ स्लिट्स आ गई हैं। दीज वेव्स इनकाउंटर अ बैरियर विद मैनी स्लिट्स सच एज अ डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग इन द पाथ ऑफ अ लाइट बीम, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, द डायफ्रैक्शन वेव पैटर्न्स interfere with each other as they move out from the slit. Most of the interference results in cancellation of all waves intensity. The more slits, the more the cancellation along the lines formed by the points of intersection of the crest. Only two are shown. Interference produces amplitude wave intensity. यहाँ पर एक स्लिट थी तो इस तरह की हमारे पास जो डायफ्रैक्शन का पैटर्न था इस तरह से आया। अब हमारे पास स्लिट ज़्यादा हो गई तो इस तरह से आ गई। कहते हैं जितनी ज़्यादा स्लिट्स होंगी उतनी ज़्यादा डायफ्रैक्शन का पैटर्न जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कुछ जो इंटरफेरेंस की वजह से वो थी वेव्स थी वो कैंसल आउट हो जाएंगी क्योंकि उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। Diffraction of light can take place only if the size of the obstacle is so small। यहाँ पर अब ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, कभी आया तो नहीं है बट फिर भी इसको मेमोराइज़ कर लें कि डायफ्रैक्शन सिर्फ स्मॉल ऑब्स्टेकल हो तो तभी हो सकती है, दैट इट में बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। कहते हैं होल इतना छोटा होना चाहिए कि वो जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल हो, लाइक 2 नैनोमीटर अगर लाइट है तो ये होल भी 2 नैनोमीटर का होना चाहिए इस तरह से। दस द डिफ्रैक्शन इफेक्ट आर मोर मार्क्ड विद स्मॉलर पैचेस एंड अकर इन ऑल ऑप्टिकल सिस्टम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग लेंस एंड द आई। कहते हैं और ये डिफ्रैक्शन का फिनोमेना जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और ऑप्टिकल लेंसेज वगैरह में होता है क्योंकि उसमें अपर्चर होता है बहुत स्मॉल। स्कैटरिंग नाम से ही ज़ाहिर है कि लाइट की जो है वो स्कैटरिंग होगी, जितनी शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट होंगी लाइक ब्लू उनमें स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। व्हेन सनलाइट enters the atmosphere of the earth, the atoms and molecules of different gases present in the air absorb the light। सनलाइट से आने वाली जो रेज होती हैं, ठीक है, वो एटम्स और मोलिक्यूल्स जो मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर में
गैसेस के, उनमें आके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। देन दीज एटम्स री एमिट लाइट इन आर डायरेक्शन। अब वो जो गैस के जो पार्टिकल्स के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे उनमें एब्जॉर्ब हो गई वो लाइट, अब वो दोबारा से इमिट होगी डिफरेंट डायरेक्शन में, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द एटम्स और पार्टिकल्स दैट स्कैटर लाइट आर कॉल्ड स्कैटर्स। यानी गैस के जो पार्टिकल्स थे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन और जितनी भी गैसेस मौजूद हैं एयर में, नाइट्रोजन वगैरह, तो उनके जो पार्टिकल्स के जो एटम्स वगैरह और पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो स्कैटर कर रहे होते हैं लाइट को। Scattering, a change in the direction of the motion of a particle because of a collision with another particle. Scattering कब होती है? जब पार्टिकल्स जो वो हैं पार्टिकल्स, उनकी मोशन चेंज होती है, आपस में एक दूसरे के साथ वो कोलैप्स करते हैं, टकराते हैं, तो उस वजह से होती है। लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल इज़ द प्रोसेस बाय विच स्मॉल पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल आइस क्रिस्टल्स, डस्ट एंड स्मोक particulates scatter light, causing optical phenomena such as the blue color of the sky and halos। और इसी स्कैटरिंग की वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें इस तरह से स्काई हमें ब्लू असल में इसी वजह से दिखाई देता है क्योंकि स्कैटरिंग वगैरह होती है लाइट की। फिर यहाँ पर फिर से वही वाला डायग्राम दिखा दिया गया है कि किस तरह से स्कैटरिंग होती है। इंसिडेंट लाइट आती है ड्रॉप में और फिर वहाँ पर एब्जॉर्ब होके उसके बाद फिर इमिट होके स्कैटर होके और डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तो पता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट को बोलते हैं, यानी कि लाइट अगर किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो उधर से मुड़ के वापस आ जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें भी स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट एन इंटरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर देखें ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे थी, यहाँ पर आई, स्ट्राइक हुई और बाउंस बैक हो गई। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आर से और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से। फंडामेंटल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस तमाम सेम प्लेन में आते हैं। ये मैंने रिफ्लेक्शन वाली वीडियो में बताया हुआ है, अगर किसी ने ना देखी हो तो वो देख लें। इट स्टेट्स दैट ओके। ये सारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काफ़ी डिटेल में मैंने अलग से टॉपिक में पढ़ाई हुई है, तो पहले वो वहाँ से जाके देख लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लाइट की क्या होती है? बेंडिंग होती है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तमाम सेम प्लेन में होती हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ होते हैं। रिफ्लेक्शन में हम कह रहे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के वो बराबर होता है। यहाँ पर कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड होते हैं। ये मैं अभी क्विज़ पूछूंगी आप लोगों से, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी वो मुझे बता सकेंगे कि डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में हम लोग जाते हैं तो मुझे बताएं कि जो लाइट है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। 1 2 3। तो डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट जो है मैंने आप लोग को बताया था, डर से याद रखें, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है क्या होती है? बैंड होती है। तो जिसका आंसर अवे है वो ठीक है, जिसका टूवर्ड था वो गलत है। ओके। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं कि रेज ऑफ लाइट डिविएट टूवर्ड द नॉर्मल व्हेन गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो तब क्या होगा। ठीक हो गया। ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं? इजी वर्ड्स में अगर देखा जाए तो ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं? ट्रांसमिशन बोलते हैं कि लाइट अगर एक चीज़ से गुज़र के जा रही है,
मीन उससे रास्ते में उसके कोई ऑब्स्टेकल आ गया और वो उससे भी पास होके चली जाए तो उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं कि लाइट आ रही है, एक चीज़ में पड़ रही है और इसी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, ना आगे नहीं जा रही, ना रिफ्लेक्ट हो रही है, ना रिफ्रैक्ट हो रही है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। द लाइट वेव कुड बी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट इन विच केस इट्स एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू हीट। तो जब कहते हैं कि एब्जॉर्ब हो जाती है लाइट एक ऑब्जेक्ट में, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फिर वहाँ पर स्टोर हो जाती है। द लाइट वेव कुड बी रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, ये तो बता दिया था कि रिफ्लेक्ट भी हो सकती है ऑब्जेक्ट से, या फिर रिफ्रैक्ट भी हो सकती है, या फिर ट्रांसमिट भी हो सकती है, या फिर एब्जॉर्ब भी हो सकती है। एंड द लाइट वेव कुड बी ट्रांसमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट दैट इज ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड लाइट कैन पेनिट्रेट द मटेरियल टू ट्रैवल ऑल द वेव। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट जो मीडियम होते हैं उससे लाइट जो है ट्रांसमिट होके जाती है और पेनिट्रेट होके जाती है उस मटेरियल से टू ट्रैवल ऑल द वेव थ्रू। व्हेन लाइट ट्रांसमिशन हैपेंस इट कैन बी स्कैटर्ड और रिफ्रैक्टेड। कहते हैं कि लाइट जब एक चीज़ से ट्रांसमिट होके जा रही होती है या तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी या फिर वो स्कैटर हो जाएगी ऑल डायरेक्शन में। यहाँ पर यही बात बताई गई है कि लाइट आ रही है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है या फिर उससे अंदर से गुजर के जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है, या फिर इसके अंदर ही रह जाती है, एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, मेजर्स हाउ मच इंसिडेंट लाइट इज एब्जॉर्ब व्हेन इट ट्रेवल इन अ मटेरियल। एक मटेरियल से अगर लाइट ट्रेवल हो गई है तो कितनी इसके अंदर रह गई है, इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और फिर हमारे पास कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन अगर इन ओपेक ऑब्जेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे कि ओपेक ऑब्जेक्ट में जो है एब्जॉर्प्शन हो जाती है। फॉर एग्जांपल ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब सनलाइट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्या होता है, ट्रांसमिटेंस मेजर्स हाउ मच ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड व्हेन इट ट्रेवल्स द मटेरियल। कहते हैं कितनी लाइट ट्रांसमिट हो के जाएगी जब ये एक मटेरियल से जा रही है। ट्रांसमिशन अगर इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसमिशन कहाँ होती है, ट्रांसपेरेंट में। एब्जॉर्प्शन कौन से मीडियम से होती है, ओपेक में। फॉर एग्जांपल ग्लास ट्रांसमिट सनलाइट थ्रू इट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंस था ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन के दरमियान में। यहाँ पर देखें लाइट एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन फिर से बता दी गई है। पहले वाले में एब्जॉर्प्शन हो रही है, दूसरे वाले में रिफ्लेक्शन हो रही है, तीसरे वाले में ट्रांसमिशन हो रही है। यहाँ पर फिर से वही चीज़ें सारी बता दी गई हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये मीडियम जो है ट्रांसपेरेंट है तो उसमें ट्रांसमिशन होगी, ये ओपेक है, ब्लैक है तो एब्जॉर्प्शन होगी, ये मिरर है तो इससे रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन, लाइट बाउंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ट्रेवल इन अनदर डायरेक्शन। एब्जॉर्प्शन, लाइट is absorbed by remains in the object and turned into heat. Light passes through an object and continues traveling. For example, clear glass. इल्यूमिनेशन क्या होता है, इल्यूमिनेशन के बारे में तो सबको पता है, रोशनी को बोलते हैं। इल्यूमिनेशन इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग अ सरफेस ऑफ अ स्पेसिफिक यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये इल्यूमिनेशन की डेफिनेशन है कि जो लाइट एनर्जी होती है वो किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है और उस सरफेस का एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, मीन टू से ये एरिया है, यूनिट एरिया है और यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में जितनी लाइट इसमें स्ट्राइक हो रही है उसको कहते हैं इल्यूमिनेशन। जितनी लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में स्ट्राइक होती है उसको क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। लाइटनिंग और लाइट। Difference between illumination and light. Illumination is the transmission of natural light. Windows, light, plates. Lightning is the distribution of artificial light. Illumination जो है ये natural, illumination जो है वो क्या होती है, ट्रांसमिशन होती है नेचुरल लाइट की, विंडोज से जो आ रही है, ठीक है, जो लाइटनिंग प्लेट्स वगैरह से आ रही है, ठीक है। और जो लाइटनिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है आर्टिफिशियल लाइट की, लाइक लैम्प हो गया, फ्लोर लैम्प हो गया, नियॉन हो गया, तो उसको लाइट बोलते हैं। वाइल नेचुरल लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सन, artificial light sources can include bulbs, fluorescent tubes and light emitting diode. ओके
तो ये डिफरेंस हो गया। जो नेचुरल लाइट होती है वो क्या होती है, इल्यूमिनेशन, और जो आर्टिफिशियल लाइट होती है वो क्या होती है, लाइट। Dispersion of light, the splitting of a white light into its component wavelength is called dispersion of light. Like ये प्रिज्म दिया हुआ है हमारे पास, प्रिज्म दिया हुआ है, यहाँ से एक लाइट जा रही है और उसको उसके कंस्टिट्यूएंट स्पेक्ट्रल कलर्स में जो है डिवाइड कर रही है ड्यू टू डिफरेंस इन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो उसको क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। White light is composed of varying wavelengths. Each wavelength has its own color. When white light is passed through a prism, it is splitting into its component wavelength and deviate at different angles. That is, shorter wavelength deviates more than the longer wavelength. जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट्स होती हैं वो ज़्यादा डिविएट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द लॉन्गर वेवलेंथ। लाइक ब्लू ज़्यादा स्कैटर्ड होगी, ब्लू में ज़्यादा डेविएशन होगी, और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसमें हमारे पास स्कैटरिंग भी कम होगी, बैंडिंग भी कम होगी। ये वाला फार्मूला तो आप लोगों को पता होगा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, f फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है, और लैम्डा जो है वो क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट होती है। अगर हम लोग इसको ऐसे कर लें कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं लैम्डा, तो f को हम दूसरी प्लेस पे ले जाएंगे, तो जितनी ज़्यादा हमें यहाँ से एक रिलेशन मिल गया 1 और f का, तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है उतनी कम हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। अब रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कम होगी। इसी तरह ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये इन्वर्स रिलेशन है कि जब एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी कम, एंड वाइस वर्सा। द वाइट लाइट हैज़ अ 7 डोमेन्स। वाइट लाइट में 7 डोमेन्स होते हैं। इसको याद करने का तरीका ये होता है, विबग्योर, ठीक है। इसमें ये हो गया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ गया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये वाइट लाइट में जितने भी कलर्स हैं वो ये सारे मौजूद होते हैं। द वॉयलेट हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड इज़ बैंड मोर, द रेड हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ एंड इज़ बैंड लेस, सो द 7 बैंड्स ऑफ द लाइट गेट द अरेंजमेंट ऑफ विबग्योर। तो यहाँ पर ये लाइट आई और डिस्पर्स हो गई इनटू कंसिस्टेंट कलर्स ड्यू टू दिस प्रिज्म, और डिफरेंट कलर्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज अरेंज हो गए। नेक्स्ट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग any of the property of light, feel free to ask me in the comment box. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।